लल्लन खस मुगल सल्तनत के आखिरी दिनों में भी चल रहा था साजिशों का खेल। बहादुर शाह जफर और जीनत महल। साल 1840। 65 साल के बादशाह जफर का दिल एक बार फिर रुमानी हुआ जाता है। 19 साल की जीनत महल से निकाह की तमन्ना है। पूरे चांदनी चौक में अफवाह गरम है कि बुढ़ौती में बादशाह पागल हो गया है। लेकिन जफर को इन बातों से मतलब नहीं। अपने दोस्त गालिब का एक शेर उसकी जुबान पर है। एडवर्टिजमेंट, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब की लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। बहरहाल बादशाह की ख्वाहिश थी, कैसे न पूरी होती। जफर और जीनत का निकाह हुआ और कुछ सालों बाद बेगम जीनत महल की एक औलाद हुई। बाकी बेगमों की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद बादशाह बने, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। गद्दी के वारिसों की लाइन में 3 शहजादे खड़े थे, लेकिन फिर इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि 2 शहजादों की एक एक कर मौत हो गई। इसके बाद लाइन में तीसरे शहजादे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। इत्तेफाक में इजाफा हुआ जब कुछ दिनों बाद 3 अंग्रेज अधिकारियों की मौत की खबर आई। ये वो अधिकारी थे जिन्होंने उत्तराधिकार के कागजों पर दस्तखत किया था। कुछ वक्त बाद तीसरे शहजादे की भी मौत हो गई। इत्तेफाक अब हद को छूने लगा था। इत्तेफाक ने हद ही पार करी तब जब पता चला कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने मरते मरते तीसरे शहजादे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। बेगम जीनत महल के बेटे के लिए गद्दी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन क्या जीनत महल के बेटे को गद्दी मिली? तो इस सवाल का भी वही जवाब है, इत्तेफाक से नहीं। अब आप कहेंगे भाई कितना इत्तेफाक करवाओगे, तो ये इत्तेफाक था या कुछ और? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मुगल सल्तनत के आखिरी दिनों में चले शह और मात के खेल को समझना होगा, जब पूरी दिल्ली एक बीमारी, एक महामारी से जूझ रही थी और शहजादे मक्खियों की तरह टपक रहे थे। मुगल शहजादे की मौत। शुरुआत 1849 सेकंड। बहादुर शाह जफर के जहन में गालिब का एक शेर है। छलकती हुई जबान से वो फरमाता है, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे। क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। बादशाह गमज़दा है। जफर के सबसे बड़े बेटे और मुगलिया सल्तनत के वारिस शहजादे मिर्जा दारा बख्त की जान एक मामूली बुखार ने ले ली है। गम की घड़ी में सहारा एक ही है, बेगम जीनत महल। ये जीनत महल ही थी जिसने जफर के साथ गम गलत किया। बादशाह जफर जब गम से बाहर निकले तो उन्होंने सीधे अंग्रेज के नाम एक खत लिखा। खत में दर्ज था कि मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। मुगलिया सल्तनत के वो दिन आ चुके थे कि वारिस चुनने के लिए भी अंग्रेजों से परमिशन लेनी होती थी। मिर्जा जवान बख्त जीनत महल के बेटे थे। जाहिर था कि बेगम अपनी औलाद को बादशाह बनते देखना चाहती थी, लेकिन मुगल गद्दी के लिए जवान बख्त से आगे किसी और का नंबर था। जफर के तीसरे नंबर के बेटे मिर्जा फतहुल मुल्क बहादुर उर्फ मिर्जा फखरू का। मिर्जा फखरू तेज तर्रार अंग्रेजी बोलते थे और अंग्रेजों से साथ उनकी थोड़ी बनती भी थी, इसलिए कंपनी के अधिकारियों ने जफर के खतों को इग्नोर किया और मिर्जा फखरू को जफर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेटर ऑफ सक्सेशन पर 3 लोगों ने दस्तखत किए थे, जेम्स थॉमसन, हेनरी एलियट और थॉमस मेटकॉफ। ये साल 1852 सितंबर महीने की बात है। कंपनी बहादुर के अधिकारियों की मौत। फिर कुछ यूं हुआ कि नवंबर आते आते मेटकाफ ने बिस्तर पकड़ लिया। शुरुआत पेट दर्द से हुई। मॉर्फिन की जबरदस्त खुराक के बावजूद दर्द कम ना हुआ। कुछ दिनों में ही उसकी मौत हो गई। मरने तलक मेटकॉफ को शक था कि उसे जहर दिया गया है। उसकी बेटी एमिली मेटकॉफ भी कहती रही कि हिंदुस्तानी हाकिमों ने उसके पिता को जहर दिया है, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट में इसे साधारण मौत माना गया। मरने के ठीक पहले मेटकॉफ ने एक भविष्यवाणी की। उसने दावा किया कि मुगल गद्दी के उत्तराधिकारी मिर्जा फखरू भी ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहेंगे। कुछ महीने बाद जेम्स थॉमसन और हेनरी एलियट भी चल बसे, यानी सक्सेशन पर दस्तखत करने वाले तीनों लोग चंद दिनों के अंतराल में मर गए। नीम हकीम, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन जहर दिए जाने का कोई सुराग न मिला। इसके बाद सबकी नज़र मिर्जा फखरू पर लग गई। अगले 2 सालों तक जब फखरू को कुछ ना हुआ तो सबको लगा ये सब इत्तेफाकन हुआ है। उधर फखरू को उत्तराधिकारी बनाए जाने से जफर एकदम खुश नहीं थे, न ही बेगम जीनत महल। दोनों जीनत के बेटे मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी। यही उनका मोडस ऑपरेंडी था। पहली शादी से हुए बेटों के अलावा वो किसी को उत्तराधिकारी मानने को तैयार ना थे। दिल्ली के किले में शक की बीमारी फैल रही थी। हर किसी को साजिशों की बू आ रही थी। अफवाहों का दौर गर्म था।
और इस चक्कर में नज़रअंदाज हो रही थी एक असली मुसीबत। आगरा में हैजा 1855-56 की बात है। आगरा में जाड़ों का मौसम अब की कुछ गर्माहट लिए था। शहर के बाशिंदे खुश थे कि इस बार अलाव कम ना पड़ेगा, लेकिन ये खुशखबरी महज खुशफहमी साबित हुई। 21 मई की तारीख रमज़ान का दिन था। आगरा सिविल लाइंस में रहने वाले रेवरेंड स्कॉट की तबीयत अचानक खराब हो गई। पता चला हैजा हुआ है। 18वीं सदी में पहले भी 2 बार हैजे का प्रकोप हो चुका था, और सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में केस आने का मतलब था कि बीमारी ने साफ सुथरे इलाकों में भी घर कर लिया है। प्रशासन ने सिविल लाइन इलाके को क्वारंटीन कर दिया, लेकिन इससे क्या होता, असली मुसीबत कहीं और पनप रही थी। 25 मई को आगरे की जेल में हैजे के 3 केस निकले। 15 जून यानी आज की तारीख आते आते केस इतने बढ़ गए कि सिकंदराबाद में अकबर के मकबरे से लेकर ताजमहल तक को क्वारंटीन सेंटर बनाना पड़ा। जुलाई आते आते बीमारी इटावा, बरेली और फर्रुखाबाद तक फैल चुकी थी। साल 1856 तक पूरे उत्तर भारत के इलाके में हैजा फैल चुका था। हजारों लोग मारे गए। जो बचे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। इस चक्कर में जहां जहां ये लोग पहुंचे, हैजा वहां वहां पहुंच गया। उत्तर में मुल्तान और दक्षिण में मद्रास तक हैजा पसर गया। उसी साल ईरान में करबला में भी हैजे ने दस्तक दी। मद्रास के सिविल सर्जन डॉक्टर W.R. कॉनिश लिखते हैं कि संभवतः हिंदुस्तान से ईरान पहुंचने वाले शियाओं से जरिए ही हैजा करबला तक पहुंचा था। आंकड़ों के हिसाब से तब आगरा और आसपास की जनसंख्या मिलाकर 10 लाख के आसपास थी। अगस्त 1856 तक 22,000 लोगों को हैजा हो चुका था और लगभग 8,500 लोग मारे जा चुके थे। दिल्ली में हैजे की दस्तक। जहां दिल्ली के पड़ोस में बीमारी काल बन रही थी, बादशाह बहादुर शाह जफर राजनीति में उलझे हुए थे। हैजे के इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर दिल्ली में कोई खास खबर भी नहीं थी। फिर जुलाई में दिल्ली में जोरों की बारिश हुई और सारी दिल्ली पानी में डूब गई। जब पानी उतरा, चारों तरफ कीचड़ और गंदगी पसर गई। हैजे के लिए माकूल माहौल था। शम्स-उर रहमान फारूकी की एक नायाब किताब है, कई चांद थे सरे आसमान। इसमें फारूकी लिखते हैं कि महामारी ने वो रूप लिया कि सीनियर कंपनी अधिकारी भी लोगों को उनके हाल पर छोड़कर भाग गए। नीम हकीमों ने जितनी हो सकती थी कोशिश की, लेकिन उससे भी क्या होता। फिर आई 9 जुलाई की तारीख। चुस्त दुरुस्त मिर्जा फखरू, जिन्हें अगला बादशाह होना था, उस सुबह पेट में दर्द और हल्के बुखार के साथ उठे। शाही हकीम ने एक काढ़ा तैयार किया, लेकिन उससे भी कोई असर ना हुआ। दोपहर तक उल्टियां होने लगी। शाम होते होते मिर्जा फखरू बेहोश हो चुके। संभवतः ये हैजा था, लेकिन ये भी सच था कि शाही परिवार में और किसी की तबीयत खराब ना हुई थी। एक और बात गौर करने लायक सुनिए, तब हसानुल्लाह खां शाही हकीम हुआ करते थे। एक किताब है द मेमोवार ऑफ हैरियट टाइटलर। इसमें टाइटलर लिखती हैं, अहसानुल्लाह खां ने एक बात उन्हें बताया था कि वो किसी भी आदमी को जहर देकर मार सकते हैं, और इस तरह की पता भी ना चले। यहाँ तक कि जहर कब तक असर करेगा, इसकी टाइमलाइन भी वो बता सकते थे। बहरहाल उस रोज शाही हकीम हसानुल्लाह खां ने मिर्जा फखरू का इलाज किया, लेकिन अगली सुबह तक वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। साजिश या इत्तेफाक? बादशाह के लिए ये एक और डेक की घड़ी थी, लेकिन ये भी हुआ कि बेगम जीनत महल के बेटे के लिए रास्ता साफ हो गया। अब ये इत्तेफाक था या साजिश? इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि चूंकि हैजा फैला था तो ऐसे में शहजादे का मरना कोई हैरत की बात नहीं। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में भी इसे हैजे से हुई मौत ही माना गया। किंतु परंतु की गुंजाइश होती, मुगल गद्दी के लिए अगर मगर होता। लेकिन 1857 की क्रांति दस्तक दे चुकी थी, और जब तक क्रांति खत्म हुई, कोई सर ही ना रहा कि जिस पर मुगल सल्तनत का ताज सजता। अंग्रेजों ने मौका देखकर बादशाह के आगे की लाइन ही काट दी, और जीनत के बेटे मिर्जा जवान बख्त को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 1858 में जफर और जीनत को कैद कर रंगून भेज दिया गया। जो शहजादे शहजादियां बचे थे, खूनी दरवाजे पर उनका कत्ल कर दिया। जब तक हैजा ठीक हुआ 1860 आ चुका था। मुगल सल्तनत को खत्म कर मॉनर्की का अंत कर दिया गया। एक और इत्तेफाक देखिए, भारत में मॉनर्की को खत्म बताकर अगले ही दशक में विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इत्तेफाकों का दौर खत्म हो चुका था। अब बारी